Hello everyone, welcome to AptPlus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important references, two important newspaper, that is the Hindu and Indian Express. तो इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी न्यूज़ आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So these are the list of the topic for the day. Today is 12th of September. So the first topic is Garima scheme for the sanitation worker. The Odisha government has recently announced this scheme. Now the second topic is new grievance redressal system in the J&K. After the formation of two union territories, that is Jammu and Kashmir and Ladakh, ये एक बहुत ही important decision ली गई है government की तरफ से. Now the third topic is India-China agree on 5-point action. एक long standoff after 4.5 months. Finally, India and China have agreed on the what would be the action plan in the eastern Ladakh, that is line of actual control. And the last topic is housing right and the urban poor. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके बारे में कुछ एडिटोरियल है. We'll try to understand what exactly are the details on that, right? So apart from all this article, we'll have some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday questions. जो कल के सवाल थे उसके correct options और explanation भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe AptPlus Academy on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. Now let's get started with the first topic. This is from the Indian Express, and the news is Garima scheme for sanitation worker. So talk about the importance of this news. This is very important for your prelims examination, and some other point would also be relevant for general studies paper 2 where government programs and policies. उसके अलावे जनरल स्टडीज की जो पेपर 4 है, इथिक्स की जो पेपर है, वहाँ पे केस स्टडी में आप इस तरह के एग्जाम्पल्स यूज कर पाएंगे. तो मेक श्योर यू हैव ऑल द फोल्डर पॉइंट्स विथ यू सो दैट यू कैन रिलेटिवली यूज इट इन द मेंस एग्जामिनेशन, राइट? देखते हैं क्या क्या डिटेल है इसके बारे में. उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गरिमा स्कीम फॉर द सैनिटेशन वर्कर, और ये पहली दफ़े ऐसा हुआ है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, कि जो स्टेट वाइड स्कीम लॉन्च की गई है फॉर द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ कोर सैनिटेशन वर्कर. जो सैनिटेशन वर्कर है, जो मैनुअल स्क्रैंजर वर्कर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की है उड़ीसा ने. एंड उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च आ स्टेट वाइड स्कीम फॉर द सैनिटेशन वर्कर. उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की गई है. जो रेगुलेटरी है कोर सैनिटेशन वर्कर की, वहाँ पे उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी. साथ के साथ दे वुड बी ऑल्सो गेटिंग द फाइनेंशियल बेनिफिट्स फॉर देयर वर्क एंड देयर फैमिलीज. तो गवर्नमेंट ने कुछ हेल्थ चेकअप्स या और भी जो एडिशनल बेनिफिट्स उनके फैमिली मेंबर्स को मिल सकती है, उन सारी चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश की है इस स्कीम के थ्रू. सो इट्स मोर और लेस अ होलिस्टिक प्रोग्राम कवरिंग द सैनिटेशन वर्कर एंड देयर फैमिली मेंबर्स, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इसके अलावा एम एंड ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें कि क्या रैशनल रही होगी गवर्नमेंट की, या व्हाट वाज द एम की क्या अचीव करना है स्कीम के थ्रू. सो दिस स्कीम विल इंश्योर कि जो लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेफ्टी फॉर ऑल इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, उनको मिले. खास करके वैसे अर्बन एरियाज़ में, किसी भी स्टेट के अर्बन एरियाज़ में, बेसिकली ये अभी तो सिर्फ उड़ीसा में इम्प्लीमेंट होगी, बिकॉज इफ़ वन स्टेट सेट अ प्रेसिडेंट्स, उसके साथ होता क्या कि दूसरे स्टेट भी फॉलो अप करती है, राइट? तो उड़ीसा ने एक ऐसा काम किया जो वहाँ के जो अर्बन एरियाज़ के लिए भी काफ़ी हद तक ये मददगार साबित होगी. Now talking about the Garima, the scheme would be implemented by the Housing and Urban Development. वहाँ की जो मिनिस्ट्री है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी थ्रू द डिपार्टमेंट. और जो जितने अर्बन लोकल बॉडीज़ होंगे उड़ीसा में, 114 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो सारी चीज़ें इनके कोलैबोरेशन में जो डिपार्टमेंट ऑफ जो हाउसिंग ऑफ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके साथ कोलैबोरेट करके करेगी, राइट? Now the scheme is directed to promote the livelihood, security and social dignity of the sanitation worker through a targeted measure. Nearly इसमें जो अभी इनिशियली अगर मैं बताऊं तो 20,000 सैनिटेशन वर्कर हैं और उनके जो फैमिलीज हैं उनको इंक्लूड किया गया है इसमें, राइट? एक डेडिकेटेड कॉर्पस बनाई गई है 50 करोड़ रुपीस की, जहाँ पे द स्कीम वुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल
114 urban local bodies in Odisha itself, right? So this corpus would again be increased जैसे तरह से हर साल budget होगी because of the COVID-19 the budget allocation for all the scheme have been hugely impacted, right? तो government ने बहुत ज़्यादा अभी इसको allocate नहीं किया है, but 50 crore rupees it's not a small amount for this people, but exactly इसको बढ़ाने की ज़रूरत है. Let's see अगर जो अगली बार जो बजट पेश होगी उसमें गवर्नमेंट इसको कितने नंबर से इंक्रीज करती है. Now, under this scheme, survey would also undertake the identification of the sanitation worker across the state engaged in the coal sanitation. ठीक है, उनको रजिस्टर किया जाएगा, उनके प्रॉपर डेटाबेस को मेंटेन किया जाएगा ताकि जो स्वच्छ साक्षर उड़ीसा की पोर्टल है वहाँ पे ये सारी डिटेल्स मेंटेन की जा सके. और अगर गवर्नमेंट बाद में कोई ऐसी पॉलिसी बनाना चाहती है तो दे विल हैव द फिगर कि व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विद द सैनिटेशन वर्कर्स. एक डेटाबेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए, राइट? एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइवेट सैनिटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको PSSOs भी कहते हैं with the urban local bodies they would be authorized and would be facilitated to render the sanitation services through certificate sanitation worker, right? वो certificate के through certificate workers के through भी काम करवा पाएंगे and they would be ultimately providing the facility as well, right? And according to the scheme जो वर्किंग आवर है सैनिटेशन वर्कर की वो उसको लिमिट किया गया है 6 आवर के लिए ही, राइट? दे कैन नॉट एक्सीड द वर्किंग आवर मोर देन द 6. इफ इट इज बीइंग डन मोर दे हैव टू बी पेड एक्स्ट्रा अमाउंट, बट इस तरह के प्रोविजन स्कीम में नहीं रखे गए हैं तो बेसिकली ज़्यादातर ये होगा कि 6 आवर से एक्सीड नहीं किया जाएगा काम को. Now the department has signed MOU, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है विद अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अर्बन मैनेजमेंट फॉर द सेंटर for providing the technical support. They would be like supporting the technical aspect of the program and this would be ultimately meld with the urban local bodies. तो urban local bodies जो department है और जो ये non profit organization है ये तीनों मिलकर technical support देंगी और पूरे programs को जो पूरी scheme है उसको execute करेंगी, right? So this is again one of the important scheme that Odisha government has launched. देखना होगा आगे कोई और government इसको launch करती है, right? Now the other topic is new grievances redressal system in the JNK. So this is there in the Hindu. Again आपके जनरल स्टडीज पेपर 4 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा GS के पेपर 2 में तो ये इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के फोल्डर पॉइंट के तौर पे कुछ भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर हैं उन्होंने वहाँ पे जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट में JKIGR AMS भी कहेंगे, राइट? शॉर्ट फॉर्म में ये. और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है दैट एम टू क्रिएट इंटरफेस, एक तरह का इंटरफेस बनाया जाएगा जहाँ पे फोकस होगी गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं यूनियन टेरिटरीज में उसको कवर किया जा सके और जो सिटीजन है उनको एक प्रॉपर ग्रीवांसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म मिल पाए, राइट? क्योंकि ग्रीवांसेस इंडिया में अभी भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक है. लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है कि उनके क्या क्या ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जा रहा है या गवर्नमेंट किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, राइट? पीपल आर नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ इट. नाउ ऑब्जेक्टिव की बात करें जो ग्रीवांस रेड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाई गई है जिसको JKIGRMS भी कहेंगे. सो इट वुड बी इफेक्टिव ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म विथ लाइफ एंड ब्लड ऑफ एनी गुड गवर्नेंस सिस्टम. किसी भी राज्य में किसी भी यूनियन टेरिटरीज में जब आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो दैट कैन ओनली बी एस्टैब्लिश वंस यू हैव अ गुड रेड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री और सिटीजन ऑफ द स्टेट, राइट? एंड द सिस्टम विल फुलफिल द सिटीजन डिमांड एक सिंपैथिक तरीके से, कर्टियस तरीके से, रिस्पॉन्सिव एंड हेल्पफुल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप की जाएगी इस पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू, राइट? एंड दिस इज अ रेडिकल रिफॉर्म दैट वुड पुट people centering good governance structure. So everything when it's come to good governance, when it's come to proper redressal, when it's come to services which is being provided to the citizens, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि people centering सारी चीज़ें होनी चाहिए because government which is being selected, which is being chosen is only to provide the good governance, right? वो people centric नहीं होगी तो फिर उसका जो डेमोक्रेसी का जो मेन थीम है, जो मेन एसेंस वो नहीं रह पाएगा. सो इस तरह के कुछ जो पंच लाइन पॉइंट्स हैं वो आप ज़रूर अपने एग्जामिनेशन में लिखें. और जो ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम है दैट वुड मेक द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म मोर रोबोस्ट एंड एफिशिएंट. उसको और ज़्यादा सशक्त करने के लिए और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में ये चीज़ें मदद करेगी, राइट? नाउ इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम है इनिशियली इट वुड बी लॉन्च्ड ऑन द पायलट बेसिस. 3 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, जम्मू एंड कश्मीर,
श्रीनगर और रेशई, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इनिशियली इसको रोल आउट किया जाएगा एंड इट वुड बी ग्रेजुअली रोल आउट इन द रिमेनिंग अदर डिस्ट्रिक्ट बाय अक्टूबर 2। तो जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अक्टूबर 2 के बाद सारी चीज़ों को रोल आउट की जाएगी एंड इट विल हेल्प द करेंट पोर्टल टू बी लॉन्च्ड इन 2018। जो पहले की जो पोर्टल्स थी उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, राइट। तो इट वुड बी रिप्लेस बाय द प्रीवियस पोर्टल, जो कि बेसिकली जो बाइफर्केशन हुई थी जम्मू एंड कश्मीर की, जो एब्रोगेट किया गया है आर्टिकल 370, उससे पहले जो भी चीज़ें थी उनको अब कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे, जो डिप्टी कमिश्नर्स होंगे, कई जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, और जो डिप्टी कमिश्नर होंगे, डिप्टी कमिश्नर भी कई जगह डिविजनल लेवल पे भी होते हैं। तो ये सारे जो लोग होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर रिसीविंग एंड डिस्पोजिंग द मॉनिटरिंग ऑफ ग्रीवांसेस। तो ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट ऑफिशियल होंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जो ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि किस तरह से सिटीजन सेंट्रिक काम हो रही है, राइट। तो ये इस पूरा प्रोग्राम का ये जो सिस्टम लाई है उसकी पूरी मेन थीम यही है। ना बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया चाइना एग्री ऑन 5-point एक्शन प्लान। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बेसिकली 4.5 month के बाद ये एग्रीमेंट बनी है, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर वो मॉस्को में थे, वहाँ मीटिंग में दे हैव एग्रीड चाइना के साथ कि ठीक है वुड बी एग्री ऑन द 5 एक्शन प्लान, जिसको एग्जीक्यूट करके आगे जो रिलेशनशिप है वो अच्छे किए जा सकते हैं, राइट। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटरनल सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो जनरल स्टडीज पेपर 3 में भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, राइट। ना जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे चाइना के, उन्होंने एग्री किया है कि बोथ इंडिया एंड चाइना वुड बी एग्रीइंग फॉर द 5 एक्शन प्लान, जो 5 पॉइंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है उस पर वो एग्री करेंगे, ताकि जो टेंशन बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में उसको कम किया जा सके, राइट। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दिस टेंशन हैज़ कंटिन्यूड फॉर 4.5 months एंड दिस वाज अ लॉन्ग स्टैंड ऑफ। ऐसा कभी इतने लंबे टाइम तक इंडो चाइना वॉर के बाद अभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी गई हैं ना। बोथ फॉरेन मिनिस्टर ने एग्री किया कि जो करंट सिचुएशन है दैट इज नॉट सिंबल ऑफ हेल्दी बायलैटरल रिलेशनशिप, और ये दोनों में से कोई पार्टी इस तरह से डिस्प्यूट नहीं चाहती है, नीदर ऑफ द कंट्री आर इंटरेस्टेड इन इट, राइट। तो दोनों कंट्री ने एग्री किया है कि ठीक है हमारे दोनों तरफ से डायलॉग होगी, देयर वुड बी एस्टैब्लिश्ड डायलॉग, देयर वुड बी अ क्विकली डिसएंगेजमेंट एंड दे विल मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस टू ईज द टेंशन, राइट। हो क्या रहा था कि जो एक्सकेलेशन थी चाइना की तरफ से, दे वर एंटरिंग मोर इनटू द बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया, दैट हैज अल्टीमेटली लेड टू द स्टैंड ऑफ, और उसके वजह से जो रिवेंज में या फिर आप रिटेलिएशन में बोलो, इंडिया ने भी काफ़ी सारे एक्शंस लिए थे, राइट। बट जो 5 पॉइंट प्लान है वो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं 5 पॉइंट आपको बताता हूँ क्या क्या बातें हुई है। सबसे पहले कहा गया है कि इंडिया और चाइना दे हैव एग्रीड दैट बोथ साइड वुड टेक द गाइडेंस एंड कंसेंसस फ्रॉम द लीडर्स ऑफ द डेवलपिंग इंडिया चाइना रिलेशन, राइट। तो एक गाइडेंस के अंदर किस तरह से इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप है उनको ठीक किया जा सके, तो टॉप जो लीडर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, उन लेवल पे बातें होंगी। एंड बोथ इंडिया एंड चाइना हैज़ एग्रीड कि एक डायलॉग स्टैब्लिश की जाएगी, ताकि बॉर्डर से कैसे डिसएंगेज किया जाए, जो टेंशन है उसको कैसे कम किया जाए, जो प्रॉपर डिस्टेंस है बिटवीन द बॉर्डर्स दैट शुड बी स्टैब्लिश। तो तीसरी पॉइंट है दैट इंडिया एंड चाइना शुड अबाइड ऑल एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। जितने भी पुराने एग्रीमेंट्स रहे हैं हमारे इंडिया और चाइना के साथ, जहाँ पे एक एग्रीमेंट है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे आप आर्म्स वगैरह नहीं यूज कर सकते हो, राइट। एंड द प्रोटोकॉल हैज ऑल्सो मेंटेन द पीस ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज, राइट। और दोनों कंट्री ने ये भी माना है कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश की जाएगी, एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म है, जिस तरह जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे मिस्टर अजीत डोवाल, उन्होंने वहाँ के बेसिकली जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ काफ़ी बातें की। तो इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन है बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के वो स्टैब्लिश रहेगी, वो चलती रहेगी, राइट। And the countries should also expedite the work to include the confidence and building measures। तो जितना ज़्यादा building measures हो सकता है दोनों कंट्री के बीच में, जो हेल्थी बायलैटरल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेगी, बूस्ट करेगी, उसके तरफ निर्णायक कदम, पॉजिटिव कदम लेते रहने होंगे, राइट। सो दीज आर द मेजर 5 points that has been concluded between the foreign minister level of India and China।
नाउ वे फॉरवर्ड की बात करें तो द इमीडिएट टास्क टू इज टू इंश्योर अ कम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट फॉर ऑल द ट्रूप्स इन द फ्रिक्शन एरियाज, बिकॉज अभी इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस टाइम पे डिसएंगेजमेंट की, क्योंकि मैं आपको बताऊं लद्दाख एक ऐसा रीजन है इंडिया में जहाँ पे जो टेम्परेचर है विंटर के टाइम में -50 डिग्री तक चली जाती है, राइट। 30 to 50 डिग्री का वेरिएशन होता है। तो अब सर्दियों का टाइम आने वाला है और अभी भी अगर डिसएंगेजमेंट नहीं होती तो जो हमारे जो नंबर ऑफ ट्रूप्स जो है वहाँ पे होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी। ऑल्दो सोल्जर्स आर द पीपल फॉर हुम नेशन इज द फर्स्ट, वो पहले राष्ट्र हित में देश हित के लिए काम करते हैं, बट एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये सारी चीज़ों को अभी किए काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ, राइट, देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ इट। नाउ इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट एनी अनटोल्ड इंसिडेंट इन द फ्यूचर, किस तरह का कोई एक फ्यूचर में इस तरह का इंसिडेंट ना हो, ये भी देखना दोनों कंट्री के लिए काफ़ी अहम होगा। And the final disposition of the troops deployment to their permanent post and phasing out the process to be work in the military commanders. तो military commanders level पे भी बात हुई थी, पर वहाँ पे we could not have come to any conclusion. So ultimately this point has escalated to the other ministerial level, the top management level. ठीक है, तो अब जो भी troops आए होंगे वापस, they would be deployed to the parents academy or their parent base from where they have actually arrived to the LAC, right? तो ये सारी चीज़ें वे फॉरवर्ड में काउंट करने की ज़रूरत है। एंड अ वेरी गुड डिसीजन हैज़ कम अप विद इंडिया एंड चाइना, जहाँ पे ये डिसीजन ली गई है। दिस इज कम्प्लीटली ऑन द नेशनल इंटरेस्ट फॉर द कंट्री, बोथ ऑफ द कंट्रीज। तो ये एक हिंदू में इन्फोग्राफिक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे एक पूरी टाइमलाइन दी है किस तरह से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। आई विल नॉट गिव अ ब्रीफ डिटेल अबाउट ऑल दिस बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द न्यूज़पेपर। तो मैं आपको जस्ट बता दूं कि 5th of May ऑलरेडी थिंग्स हैव स्टार्टेड एंड ऑन द 7th of September दे हैव एक्चुअली वहाँ पे PLF की तरफ से जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उनके तरफ से गन शॉट्स हुए, टेंशन एक्सक्लेट हुई। तो ये पूरी क्या बोलते हैं इंसिडेंट्स हैं, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं जिनको आप न्यूज़पेपर में आराम से पढ़ पाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट है जुलाई 5 की, जहाँ पे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो उन्होंने भी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की बात कही थी, राइट। सो दिस इज समथिंग अ वेरी गुड इनिशिएटिव्स टेकन फ्रॉम बोथ ऑफ द कंट्री। Now the last topic is housing right and the urban poor. This is again a very important topic when it's come to the urban poor and their housing right, because Supreme Court has given some judgment which is not in the humanitarian ground. जो natural justice जो होनी चाहिए उसको ये उसके against है ये judgment। तो मैथ्यू एडिटर है, इन्होंने इस एडिटोरियल को लिखा है, इज अ लॉयर बेसिकली। तो बात करें अगर इसमें इंपॉर्टेंस की, तो जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जुडिशरी की बात की गई है, ऑलरेडी टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, तो वहाँ पे ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ इन द रीसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जितने स्लम्स हैं न्यू दिल्ली एरिया के जो ट्रैक्स पे, वहाँ पे ऑलमोस्ट 48,000 स्लम्स हैं, 48,000 जो स्लम्स हैं उनको हटाने के लिए कहा है। और ये जो ऑर्डर आई है अरुण मिश्रा की जो बेंच थी, I'm telling you this name because you can write this in the examination, right? Usually I don't quote the names of the judges, but this is which is important. तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अरुण मिश्रा, उन्होंने कहा कि ये जो स्लम ड्वेलर्स हैं जो कि ट्रैक्स के एरियाज पे हैं, their numbers is 48,000, they should be इमीडिएटली मूव्ड, राइट। उनको तुरंत डिसमेंटल करने की जरूरत है, उनको हटाने की जरूरत है। और स्टेट अथॉरिटीज़ को कहा है कि जो भी देयर को झुग्गी झोपड़ीज और जो क्लस्टर्स जिसको कहते हैं उनको रेलवे जोन से हटाया जाए, राइट। सो दिस इज अल्टीमेटली एट द रैशनल वुड बी कि जो रेलवे सेफ्टी है उसको भी इम्पैक्ट ना हो, और कई ऐसे लोग हैं जिनको अपना जान भी ना गंवाना पड़े रेलवे ट्रैक के साइड एरियाज में रह के। बट नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे उभरा है जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑर्डर ने कोट किया है कि नो कोर्ट शैल ग्रांट एनी स्टे। जो सुप्रीम कोर्ट के जो अरुण मिश्रा जो जज हैं उन्होंने कहा है इस पर कोई भी ग्रांट नहीं होगी, जो इंक्रोचमेंट है वो अपने तरह बरकरार होगी, एंड विद इन 3 months इट शुड बी टेकन इनटू एक्शन। तो सरकार ने बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की मोहलत दी है, दे हैव गिवन द 3 month टाइम कि जो इंक्रोचमेंट है न्यू दिल्ली के रेलवे ट्रैक के एरियाज में जहाँ 48,000 स्लम ड्वेलर्स रह रहे हैं उनको हटाया जाए। एंड जो हमारे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है ताकि जो रेलवे प्रॉपर्टी है उसको जल्दी से जल्दी खाली कराया जा सके और जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं, जो जजमेंट आई है, उसको पूरा किया जा सके, राइट।
नाउ इस जजमेंट को एक फ्लॉडेड जजमेंट बताया गया है। क्यों और किस तरीके से जजमेंट ये फ्लॉड है मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दी हैं उसके मुताबिक जो सेटलमेंट्स हैं इनफॉर्मल उनको हटाना पड़ेगा। जो पुअर रेसिडेंट्स हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस है और रियसली ये एक लीगल इशू के तौर पे उभरा है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो जो नेचुरल जस्टिस थी, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो इग्नोर्ड है इस जजमेंट में। जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं वो नहीं है, राइट टू जो शेल्टर है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है एविक्शंस की, वो सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। फर्दर एक अगर मैं आपको जजमेंट बताऊं जो कि आप कोट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 की ये जजमेंट है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि जो राइट टू शेल्टर एज अ कंपोनेंट टू राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो आर्टिकल 19(1) सब सेक्शन ई के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। तो ये सारी चीज़ों को अगर एक पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो जो जजमेंट है दैट इज फ्लॉड, और कहीं ना कहीं जो नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो इस जजमेंट से बुरी तरह से निकली हुई है, इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखती है, राइट। ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो कंप्लीटली थ्रेटन करती है लाख्स ऑफ पीपल को जो कि होमलेस हो जाएंगे, उनके हेल्थ और इकोनॉमिक इमरजेंसी होगी। पर जिस तरह से कोविड-19 की सिचुएशन है, कंट्री इज इन अ सिचुएशन वेयर द माइग्रेंट लेबर हैज ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट, द पुअर पीपल डू नॉट हैव द प्लेस टू लिव डिस्पाइट द फैक्ट दे हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। तो एडिक्वेटली वो तो होगा ही नहीं लॉजिकली, इफ यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे आर ऑलरेडी लिविंग इन अ प्लेस वेयर द लार्ज नंबर जो सोशल डिस्टेंस है जो बहुत ही ज़्यादा क्लब्ड में वो रहते हैं, तो सोशल डिस्टेंस तो वैसे भी नहीं पूरा होना है। और पेंडेमिक के टाइम में इस तरह की डिसीजन जो ली गई है, कहीं ना कहीं वो एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी जो मेंबर स्टेट, जो हमने यूएन स्पेशल रिपोर्टर को भी शाइन किया है, जो एडिक्वेट राइट्स हैं उसके बारे में भी बातें की गई हैं। तो ये फोर्स्ड इवेक्शंस जो होंगी, ये देखना होगा किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों को हटाया जाता है तो द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली बीइंग द यूनियन टेरिटरीज, तो दोनों का जुरिस्डिक्शन है बेसिकली, तो देखना होगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ एड करती है और इन लोगों को प्रॉपर अगर वहाँ से हटाया जाता है कोई दूसरे जगह पे रहने के लिए विद अ सोशल प्रॉपर सोशल डिस्टेंस, अगर उनको कुछ दिए चीज़ें दी जाए, कंपनसेट किया जाए, then this judgment is good. Otherwise this is completely against the principle of natural justice, right? तो आप अगर अपना आंसर लिखें मेंस में तो बहुत ही न्यूट्रल आप अपने अप्रोच को रखें ताकि किसी भी एक सेक्शन को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दिस वुड बी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसर्न्स। ना बढ़ते हैं अपने कल के आंसर्स की तरफ। कल के जो आंसर्स है वो उसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। So the first question, यहाँ पे जो correct option है that is C. Both of the statement is correct that the president can resign from his office anytime by addressing the resignation letter to the chairman of the Rajya Sabha or vice president. Right? एक ही बात है, chairman, vice president ही होते हैं. Now the president can hold the office beyond the term of 5 years until his successor assume the charges. तो अगर आपने M लक्ष्मीकांत पढ़ा है इंडियन पॉलिटी की बुक तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। Now moving to the second question, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है that is B. Statement 1 जो है वो इनकरेक्ट है, that the Andaman and Nicobar is in the south and they are separated by the water body called the 10-degree channel. और statement 2 is correct that the Barren Island is the only active volcano in India situated in the Nicobar Island. तो ये लोकेशन आप बिल्कुल बहुत ही ध्यान से रखें क्योंकि यूपीएससी इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछ चुकी है 2015 में, राइट। तो मेक श्योर यू नो ऑल द थिंग्स। ज्योग्राफी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसके बारे उसमें आप इस चीज़ को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। Now moving to the today's MCQ of the day. So the first question is coming from general science. With regards to arsenic, consider the following statement. Arsenic is highly toxic in its organic form and arsenic is naturally present in the high level of groundwater, right? So if you have read about arsenic, because general science is something जहाँ पे dimension काफ़ी बड़ी होती है and people are actually confused कि क्या पढ़ना है, तो कुछ important question आप यहाँ practice कर लेंगे तो आपके examination में काफ़ी helpful होंगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है A, B, C या फिर D। अगर आपके पास आर्सेनिक से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपने पढ़ा हुआ है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। Now the second question is from the economy. With reference to NRI bond, consider the following statement. The bond attracts the capital during the domestic asset fail to attract the interest of foreign investors, or it helped to increase the demand of rupee and stabilize the value against the dollar, right? सो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आप जरूर सॉल्व करें।
सो करेक्ट ऑप्शन आपको सिर्फ बताना है A, B, C या फिर D. Whatever you feel is the correct answer, you can let us know your answer in the comment section down below, right? और अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें जरूर बताएं. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.